होगी नहीं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हाँ, सपना, रंजन, श्रेया, आद्या, अंजलि, दीपक, अजय, हाँ सभी को शुभ संध्या। ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है रंजन, है ना। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, क्या करोगे। ठीक है ठीक है ठीक है। गुड इवनिंग सरस्वती, अंकित, हाँ सभी लोगों को ठीक है। अब आ रही है आवाज क्लियर? एनी प्रॉब्लम आपके एंड से? कोई दिक्कत? हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ रोशन, खुश रहिए। ठीक है दीपिका, नीतीश, हाँ राणा साहब आपका स्वागत है भागलपुर की। मैं लेट नहीं हूं। इतना टेंशन क्यों ले रहे हो युवराज? जीवन में टेंशन वैसे ही कम नहीं है। प्रसन्न रहो यार, टेंशन नहीं लेना है ना। हाँ नीतीश, गुड इवनिंग। ठीक है, ऑल ओके। ठीक है ठीक है। जीवन को आनंद के साथ जीना है, और मेरा नाम ही गौतम आनंद है, तो मेरी क्लास में आनंद के साथ पढ़ें। तुरंत हमारे 2-4 बच्चे तनाव में आ जाते हैं। अरे भैया, ये जस्टिस है, सामाजिक न्याय है, सबसे कठिन पेपर है आपके सिलेबस में। जब तक आपको पॉलिटी की समझ नहीं होगी, जब तक आपको इकोनॉमी की समझ नहीं होगी, और जब तक इंडियन सोसाइटी को आप नहीं समझेंगे, सामाजिक न्याय के संदर्भ को नहीं समझ पाएंगे। मैं ठीक हूं श्रेया, आप लोग सब? हाँ उवेश, स्वागत है आपका। चलिए दीपक, सबको स्वागत है सबका। ठीक है, दोबारा क्यों देखते हो रंजन, क्या दिक्कत आ रही है? जो मैं नोट करा रहा हूं, है ना, उसको 1-2 बार अगर घर जाकर पढ़ लोगे तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई समस्या नहीं है ना। कल हम लोगों ने अपना पहला टॉपिक स्टार्ट किया था। देखो, आज मैं आपको 2-3 क्वेश्चन रखूंगा, क्योंकि यहां पर जो है इकोनॉमी और सोसाइटी और पॉलिटी तीनों को क्लब करके यूपीएससी सवाल बना रहा है। अभी जब आप प्रश्न देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। क्योंकि आप सबको भी पता है कि जीएस में पेपर 2 में जो है वह इकोनॉमी तो है नहीं, अर्थव्यवस्था का खंड तो पेपर 3 में है। लेकिन अगर क्वेश्चन का ट्रेंड आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं समावेशी विकास, उच्च समृद्धि वगैरह, यानी आर्थिक संदर्भ का भी प्रयोग कर रहा है। क्योंकि आपके चैप्टर का ही जो नाम है उसमें नीतिगत हस्तक्षेप और विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग, तो कहीं ना कहीं आर्थिक संदर्भ को आपको जानना जरूरी है। नींद आ जाएगी युवराज, ज्यादा टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है बच्चा। देखो, हमने कल स्टार्ट किया था, हमारा टॉपिक नंबर 1 क्या है? सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए नीतिगत हस्तक्षेप, विकास के लिए नीतिगत पॉलिसी इंटरवेंशन और उनके अभिकल्पन यानी डिजाइन तथा कार्यान्वयन यानी एग्जीक्यूशन के कारण उत्पन्न विषय, है ना। यानी विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है चंचल, स्वागत है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए नीतिगत हस्तक्षेप, सरकार क्यों नीतियां बनाती है और नीतियों के माध्यम से विकास के लिए हस्तक्षेप करती है, और उनके डिजाइन और क्रियान्वयन के कारण क्या समस्याएं आ रही है। ठीक है सबको। देखो, दूसरा जो टॉपिक है उसको भी पहले यहां पर देख लो, दोनों को साथ करके आपको पढ़ना है। विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग। गैर सरकारी संगठन को आगे अलग करते हैं। क्या लिखा है? डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। अब एक बार क्वेश्चन देखो कि जो पूछा जा रहा है, दलवा दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमी की समझ रखनी ही होगी।
अदरवाइज आप यहां पर प्रश्न नहीं कर पाएंगे। मैंने अभी जस्ट कहा कि पेपर 2 में इकोनॉमिक्स तो है नहीं, अर्थव्यवस्था पेपर 3 में, लेकिन प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूं जो इन दो खंड में, इन दो टॉपिक से पूछे गए हैं। जस्टिस का ये जो टॉपिक है, इसमें आपको पॉलिटी, इकोनॉमी और सोसाइटी, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, तीनों की समझ चाहिए और तीनों को क्लब करके ही आप जस्टिस के मर्म को समझ पाएंगे। एक दो प्रश्न देखिए तो आपको समझने में आसानी होगी और आपकी जिज्ञासा भी शांत होगी कि प्रश्न जो पूछ रहा है उसकी मांग क्या है। जैसे देखिए, एक प्रश्न मैं आपको रख रहा हूं, उच्च समृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद भारत के मानव विकास के निम्न तक संकेतक चल रहे हैं। डिस्पाइट कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ हाई ग्रोथ, इंडिया स्टिल गोज विद द लोएस्ट इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एग्जामिन द इश्यूज दैट मेक बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट एलुसिव। उच्च समृद्धि, देखो शब्द क्या यूज किया है, समृद्धि, हाई ग्रोथ। इकोनॉमिक्स में जो आप पढ़ते हैं, अभी कुछ नहीं लिखवाया है, कि अनुभव के बावजूद भारत में मानव विकास के एचडीआई इंडेक्स पे भारत का प्रदर्शन 191 देशों में लगातार, अगर पिछले 3-4 वर्षों में देखें तो 129 से 131 के बीच में रह रहा है। कहीं ना कहीं एक तरफ हमारे यहां ग्रोथ रेट अधिक है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट, हमारा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंस है वो लगातार बेहतर रहा है, कोविड के कुछ वर्ष को छोड़ दे उससे पूर्व। तो उच्च समृद्धि यानी आर्थिक क्षेत्र में तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रश्न क्या कहता है कि भारत में मानव विकास के निम्न तक संकेतक, क्यों एचडीआई इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन 191 देशों में, 189, 188 से लेकर 191 देशों में लगातार 129 से लेकर 131-32 के बीच बना हुआ है। ईयर वाइज ईयर वो वैरी करता है। यानी एक तरफ यह प्रश्न क्या कह रहा है कि आपके यहां एक तरफ हाई ग्रोथ रेट है, परंतु यह हाई ग्रोथ रेट एचडीआई इंडेक्स में भारत के परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, और एचडीआई इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन क्यों लगातार जो है वो पिछड़े देशों की श्रेणी में उसे लाकर रखा है। अब देखो बच्चा, जब तक यहां पर इकोनॉमी आप नहीं समझोगे, आप नहीं लिख पाओगे इस प्रश्न को। और जस्टिस में यह प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है उन मुद्दों का परीक्षण कीजिए जो संतुलित और समावेशी विकास, देखिए टर्म क्या यूज कर रहा है, जो बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ को पकड़ में आने नहीं दे रहा। मतलब समावेशी विकास की अवधारणा को आपको समझनी होगी, और संतुलित विकास, समावेशी विकास का क्या आशय है, क्या उस विकास प्रक्रिया के मार्ग में बाधाएं हैं। और ये आप प्रश्न देखकर कोई अनुमान लगा सकता है कि यह इकोनॉमिक्स का प्रश्न नहीं होगा, लेकिन प्रश्न कहां है, पेपर 2 में। तो यह जो मैं कल भी आपको कह रहा था कि इसमें थोड़ा आपको नई आर्थिक नीति, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, ये सब आपको जानना होगा। आर्थिक विकास का अवसर कितना रहा है, ये सब कुछ आपको इकोनॉमिक्स से मदद लेनी होगी। एक दो प्रश्न और मैं रखूं ताकि आपको इंटरेस्ट पैदा होगा कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। देखिए एक और प्रश्न मैं रखता हूं, कहता है विकास योजना के नव उदारी प्रतिमान के संदर्भ में आशा की जाती है कि बहुस्तरीय योजनाकरण संक्रियाओं को लागत प्रभावी बना देगा और अनेक क्रियान्वयन रुकावटों को हटा देगा। मैं समझ रहा हूं हिंदी पढ़ने से आप नहीं समझ पाएंगे, ऐसा जटिल ट्रांसलेशन है। इंग्लिश पढ़ूंगा तो बहुत लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू लिबरल पैराडाइम, न्यू लिबरल पैराडाइम, नव उदारी प्रतिमान, एक नई आर्थिक नीति के प्रवर्तन के पश्चात आएंगे, अभी समावेशी विकास सब पर आएंगे, अभी मैं आपको झलक दे रहा हूं, है ना। नव उदारी प्रतिमान खास करके 91 की आर्थिक नीति के प्रवर्तन के पश्चात, है ना, नव उदारी प्रतिमान के संदर्भ में आशा की जाती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यू लिबरल पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंटल प्लानिंग, multi-level planning is expected to make operations cost effective and remove many implementation blockages. Discuss, कहता है बहुस्तरीय
योजनाकरण, अगर हम किसी भी समस्या के निदान के लिए विविध स्तरों पर योजना बनाते हैं और उसे क्रियान्वित करते हैं, तो इससे क्या होता है कि वह कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं, गरीबी निवारण के लिए सरकार आजादी के बाद से अब तक प्रयास कर रही है, या मान लो जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। गरीबी या जनसंख्या वृद्धि का क्या एक कारण है क्या? समझना आप, गरीबी के बहुत सारे कारण हैं। गरीबी एक मनोदशा, एक सामाजिक स्थिति का सूचक है। गरीबी की संस्कृति भी, आर्थिक संरचना भी, भाग्यवादी प्रवृत्ति, समाज की प्रवृत्ति, यानी गरीबी के बहुत सारे कारण हैं, जनसंख्या की अधिकता वगैरह वगैरह। तो क्या हम गरीबी निवारण के लिए जब हम मल्टी लेवल प्लानिंग न करके, अगर हम प्लानिंग ऐसे करें कि हम सिर्फ सोच लें कि रोजगार सृजन कर दें तो गरीबी दूर हो जाएगी, ऐसा संभव है क्या? कितनी मात्रा में आप रोजगार सृजित कर सकते हैं उसकी सीमाएं हैं। परंतु यदि गरीबी निवारण के लिए विविध क्षेत्रों में हम प्रयास करें, समाज के शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं, लोगों की वैज्ञानिक मनोवृत्ति के निर्माण के लिए काम करें, लोगों के विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाने के लिए काम करें, उन्हें जागरूक बनाने का काम करें, यानी मल्टी लेवल अगर हम प्लानिंग करेंगे तो इससे क्या होगा कि एक गरीबी निवारण के मद में खर्च की जाने वाली राशि अब तक पर्याप्त नहीं हो पाई। अब तक भारत गरीबी उन्मूलन में बहुत हद तक सफल नहीं हो पाया। तो मल्टी लेवल प्लानिंग, आज हमारा जो चैप्टर है क्या है? नीतिगत हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। यहीं पर क्रियान्वयन के मार्ग में क्या बाधा है, देखो क्या लिखता है कि अनेक क्रियान्वयन रुकावटों को हटा देगा, चर्चा करें। अभी इन सब प्रश्न को देखेंगे, पहले आज समझेंगे। एक और प्रश्न लेते हैं, इस चैप्टर से अब तक बहुत कम सवाल पूछा है। देखो एक प्रश्न और लेते हैं, प्रश्न देखकर घबराना नहीं है अभी, है ना। विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के बीच सहयोग की आवश्यकता विकास प्रवचन का एक अंतर्निहित घटक रहा है। विभिन्न क्षेत्रक, जो भी सेवा क्षेत्रक हैं, उनके बीच सहयोग की आवश्यकता। अगर आपको विकास प्रक्रिया को सतत रूप में संचालित रखना है तो एक सेवा क्षेत्रक नहीं, कई सेवा क्षेत्रक के मध्य सहयोग की आवश्यकता है। साझेदारी क्षेत्रकों के बीच पुल बनाती है और यह सहयोग और टीम भावना की संस्कृति को भी गति प्रदान करती है। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में भारत के विकास प्रक्रम का परीक्षण करें। कहता है कि जो भारत में विकास प्रक्रियाएं चल रही है, टॉपिक नंबर 2 का यह सवाल है, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग। तो क्या विकास प्रक्रिया में विभिन्न सेवा क्षेत्र के मध्य अगर साझेदारी नहीं होगी तो हम विकास प्रक्रिया के लक्ष्य को पूर्णता में हासिल कर पाएंगे क्या? नहीं। तो देखो प्रश्न कितना व्यवहारिक बनाया है। कहता है सेवा क्षेत्रकों के बीच में सहयोग की आवश्यकता विकास प्रवचन का एक अंतर्निहित घटक है। जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक विकास प्रक्रिया संचालित ही नहीं हो पाएगी। साझेदारी यानी विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के मध्य सहयोग या साझेदारी करती क्या है? क्षेत्रकों के बीच एक पुल बनाती है, कड़ी बनाती है, एक सेतु बनाती है। यह सहयोग और टीम भावना की संस्कृति को भी गति प्रदान करती है। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में भारत के विकास प्रक्रम का परीक्षण करें। भारत में जो विकास प्रक्रिया के मार्ग में एक बड़ी बाधा रही है कि विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के मध्य साझेदारी का अभाव है। इस कारण विकास प्रक्रिया को हम जमीनी स्तर पर क्रियान्वित नहीं कर पाते। तो ये डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के समाधान के अप्रोच पर सवाल बना है। देखो बच्चों, प्रश्न देकर घबरा नहीं जाना है, पहले एक एक करके सबको हमें समझना है। और एक बार अगर आपने समझ लिया तो व्यवहारिक प्रश्न आते हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं। ये 3-4 वाक्य में प्रश्न है, इस वाक्य की लंबाई चौड़ाई देखकर घबरा नहीं जाना है। प्रश्न का निहितार्थ बस इतना है कि विकास प्रक्रिया के लिए विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के मध्य साझेदारी क्यों अनिवार्य है और उससे क्या लाभ हो सकता है, ये प्रश्न की मांग है ना। 3 प्रश्न मैंने आपको रखे,
आज के टॉपिक में हम लोग थोड़ा इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी, सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में। अब मैं दोबारा आपको सिलेबस पर ले आता हूं ताकि आपको अब फिर स्पष्ट हो जाए। क्या लिखता है? विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग। और पहला टॉपिक जो कल हमने स्टार्ट किया था, जो आज चलेगा, उसमें क्या कहता है? सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्र में विकास के लिए नीतिगत हस्तक्षेप, उनके डिजाइन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। कल हमने इसमें देखने की कोशिश की, पहले हमने विकास के आशय को समझा कि विकास का संदर्भ सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में प्रगति से न होकर आर्थिक क्षेत्र में उन्नति, वृद्धि, समृद्धि आदि से क्या विकास का आशय हम लगा सकते हैं क्या? कि सामान्यतः विकास को हम लोग मुख्य रूप से आर्थिक क्षेत्र में उन्नति, समृद्धि, वृद्धि, प्रगति के रूप में देखते हैं। परंतु सच्चाई क्या है कि यह जो विकास है एक समग्र अवधारणा है, एक बहुआयामी अवधारणा है, यानी यह एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। इसमें सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में उन्नति, प्रगति ही समाविष्ट नहीं है, शामिल नहीं है, बल्कि जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास एक बहुआयामी परिदृश्य है, जिसमें सामाजिक क्षेत्रक विकास के साथ साथ इसमें आर्थिक क्षेत्रक विकास भी है, इसमें सामाजिक क्षेत्रक विकास भी है, इसमें राजनीतिक क्षेत्रक विकास भी है। यानी कहने का मतलब कि विकास को सिर्फ आप आर्थिक पैमानों के इर्द गिर्द न समझें। पहले तो आप अब देखिए, नीतिगत हस्तक्षेप राज्य क्यों करता है, थोड़ा इसको भी हमने कल की क्लास में समझा कि जो भी विकास प्रक्रिया है उसको सतत संचालित रखने का दायित्व किसका है? विकास प्रक्रिया का मुख्य अभिकर्ता कौन है? कि सबसे अधिक जिम्मेदारी विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की किसकी होती है? राज्य की। अभी नहीं लिखवाया है, राज्य विकास का यह मुख्य एक्टर है, अभिकर्ता है। किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में, कल हमने नोट करवाया आपको कि राज्य का कार्य सिर्फ विधि व्यवस्था को बनाए रखना ही मात्र नहीं है, बल्कि राज्य का कार्य क्या है कि विकास प्रक्रिया को वो गति प्रदान करे। और विकास की अवधारणा हमने समझ रखी है कि विकास सर्वांगीण क्षेत्रों के विकास, सभी क्षेत्रों के विकास से जुड़ी हुई बात है। तो राज्य चूंकि मुख्य अभिकर्ता है, तो राज्य करता क्या है? वह समय समय पर नीतिगत हस्तक्षेप करता है। यह हस्तक्षेप सकारात्मक होता है राज्य के संदर्भ में। क्यों सकारात्मक है? सामान्य बोलचाल की भाषा में हमने देखा कि हस्तक्षेप को हम थोड़ा नकारात्मक मानते हैं, जिसमें किसी की आज्ञा, इच्छा के बिना किसी के मामलों में दखल अंदाजी होती है। परंतु राज्य नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से करता क्या है? तो राज्य सामाजिक व्यवस्था, यानी कहीं ना कहीं सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना और जो राजनीतिक आदर्श, इन तीनों के मध्य एक संतुलन साधने की कोशिश करता है। यानी राज्य जो है वह सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए, आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए और राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए समय समय पर नीतिगत हस्तक्षेप करता है। हो सकता है कि यह हस्तक्षेप तत्कालीन संदर्भ में किसी समुदाय के लिए नकारात्मक प्रतीत हो। जैसे कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर मान लीजिए आर्थिक विकास के लिए जनजातीय क्षेत्रों में कोई औद्योगिक संयंत्र लगाना है, तो हो सकता है कि लगे कि राज्य का यह निर्णय कुछ लोगों के हितों के विपरीत है। परंतु राज्य ऐसा क्यों करता है? तो कहीं ना कहीं नीतिगत हस्तक्षेप के पीछे बेहतर लोगों के कल्याण की बात है, सभी को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाने की बात है। यानी नीतिगत हस्तक्षेप के कल हमने उद्देश्यों की भी चर्चा की, अगर आपको याद होगा। पहला क्या है? संविधान में वर्णित आदर्शों को प्राप्त करना, अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और उनके लिए विकास के अवसर उत्पन्न करना, सभी को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाना, अर्थात विकास के लाभों में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना, जिसको हम समावेशी विकास की अवधारणा में आगे समझेंगे। इसके अलावा राज्य करता क्या है? सामाजिक आर्थिक विषमता को कम करने के लिए पॉलिसी इंटरवेंशन करता है। पूंजी के संकेंद्रण कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ही, पूंजी
अत्यधिक न हो जाए, इसके लिए राज्य हस्तक्षेप करता है। ये सब इसके उद्देश्य हैं और इसलिए कोई राज्य नीतिगत हस्तक्षेप करता है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में संतुलन लाना। याद है हमने कल सामाजिक न्याय की सुप्रीम कोर्ट की के सुब्बाराव की वर्डिक्ट जो रही है उस कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में संतुलन लाना ही सामाजिक न्याय का उद्देश्य है। तो राज्य नीतिगत हस्तक्षेप को क्यों करता है? बहुत सारे इसके और भी है कि बाजार को अनियमितताओं से बचाना, एकाधिकार किसी कंपनी का ना हो जाए। एक ही कमेंट 50 बार लिखना सभ्य बच्चों की निशानी नहीं है। आप एक बार लिखते हैं, मैं समझ जाता हूं, इससे इरिटेशन होती है। कुछ लोगों की गंदी आदत है, एक ही कमेंट 50 बार लिखते हो। अब ऐसा कमेंट आएगा तो मैं उसको साफ इग्नोर कर दूंगा दोबारा अगर रिपीट करोगे, है ना। ये 2-4 बच्चों की आदत है रोज की, है ना। जितना मैं कमेंट प्रॉम्प्ट हूं, देखता हूं, शायद ही कोई शिक्षक देखते होंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अनावश्यक 50 बार आप एक ही कमेंट लिखें, है ना। मेरी आंख अभी ठीक ठाक है ना। अनावश्यक एक ही बात को 50 बार लगातार उसको न लिखें। नीतिगत हस्तक्षेप कल हमने देखा। आज हम लोग एक हेडिंग बनाओ, नीतिगत हस्तक्षेप के विभिन्न चरण। नीतिगत हस्तक्षेप के विभिन्न चरण, डिफरेंट स्टेजेस और स्टेप्स ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशन। देखो, नीतिगत हस्तक्षेप के अंतर्गत हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 चरण के बारे में चर्चा की गई है। एक जो है वह अभिकल्पन है, जिसको हम डिजाइन के रूप में जानते हैं, डिजाइन, और दूसरा कार्यान्वयन यानी एग्जीक्यूशन, यानी पॉलिसी रिलेटेड, पॉलिसी फॉर्मेशन के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। उन स्टेजेस में हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 पर अधिक आपको पढ़ना है। लेकिन जब तक आप पॉलिसी फॉर्मेशन के डिफरेंट स्टेजेस को नहीं जानेंगे तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि अभिकल्पन, डिजाइन का क्या सिग्निफिकेंस है किसी भी पॉलिसी इंटरवेंशन के लिए, या अभी कार्यान्वयन कब किस स्तर पर किया जाता है। थोड़ा सा इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। मान लीजिए राज्य को, सरकार को किसी क्षेत्र में विकास करना है, हो सकता है यह क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, यानी राज्य को किसी क्षेत्र में अगर विकास करना है तो वह विकास के लिए पॉलिसी इंटरवीन करेगी और इसके लिए वह पॉलिसी फॉर्मेशन करेगी। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन क्या है उसको हम समझते हैं। पहले समझ लो फिर नोट करवाऊंगा, है ना। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन। देखो, सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में अगर आपको विकास करना है तो सबसे पहले उसके लिए प्लानिंग की जाती है। यानी किसी भी क्षेत्र में अगर आपको विकास करना है तो जो सबसे पहला चरण है उसको हम कहते हैं प्लानिंग या नियोजन, जहां पर किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए एक एजेंडा सेट किया जाता है। मान लीजिए महिलाओं की स्थिति आर्थिक विकास के बढ़ते हुए स्तर के बावजूद अगर सरकार को लगता है कि महिलाओं का विकास जितना होना चाहिए था उस मात्रा में नहीं हो पाया, तो सरकार कहीं ना कहीं महिलाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाती है, योजना बनाती है, नीतियां बनाती है और उसके विविध चरण होते हैं। सबसे पहले प्लानिंग की जाती है इस दिशा में। जैसे ही प्लानिंग होता है, प्लानिंग के बाद जो भी एजेंडा या प्लान बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग चीजों का एनालिसिस होता है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं विश्लेषण। यानी विकास प्रक्रिया का जो पहला चरण है उसको हम कहते हैं प्लानिंग, नियोजन, यानी कहीं ना कहीं प्लानिंग की जाती है। अगला जो चरण है उसको हम एनालिसिस कहते हैं।
अभी सिंपली दिखा रहा हूं, फिर एक एक करके सबको पढ़ेंगे। जब किसी भी चरण में, जैसे मान लीजिए आपको विमेन एम्पावरमेंट करना है, तो पहले आपने क्या किया, इसके लिए प्लानिंग की, एजेंडा सेट किया, जिसका टारगेट क्या है, विमेन एम्पावरमेंट करना। अब इसके लिए विश्लेषण किया। विश्लेषण मतलब कैसे नारी सशक्तिकरण हो पाएगा, क्या आर्थिक विकास के द्वारा, सामाजिक विकास के द्वारा। अब विभिन्न आयामों से उस एजेंडा के इर्द गिर्द समीक्षा की जाएगी, विश्लेषण किया जाएगा। जब विश्लेषण करोगे तो आप इसमें क्या, किन बातों का ध्यान देंगे कि पहले जो भी कार्यक्रम चलाए गए हैं, पूर्व के कार्यक्रम, उसकी सफलता असफलता के कारणों का आप परीक्षण करोगे, व्याख्या करोगे। फिर आपको राज्य की वित्तीय हालात, मान लीजिए विमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना हम न ला दें जो राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य के हिसाब से फिट न बैठता हो। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसी परियोजना या कार्यक्रम की रूपरेखा एनालिसिस करते वक्त हमें देश के वित्तीय स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखना है, फिजिबल होगा या नहीं, गवर्नमेंट उस प्रोग्राम को अफोर्ड कर सकती है कि नहीं फाइनेंशियली। तो हम एनालिसिस में विभिन्न आयामों से कार्यक्रम की समीक्षा करते हैं, पूर्व के कार्यक्रमों की समीक्षा, विश्लेषण करते हैं। क्या उसमें कितनी राशि खर्च होगी, वह राशि के लिए किस चैनल के माध्यम से वह राशि लाई जाएगी, कौन मॉनिटरिंग संस्था होगी। यानी ये जो स्तर है यह किसी भी प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। नियोजन यानी प्लानिंग करने के बाद आपने एनालिसिस की। जैसे ही एनालिसिस करते हैं उसके बाद आप कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार करते हैं, डिजाइन जिसको कहते हैं, जो आपके सिलेबस में लिखा है अभिकल्पन डिजाइन। अब यहां तक कार्यक्रम अमूर्त स्तर पर था, कार्यक्रम को लेकर बहुत सारे पक्षों का हमने विश्लेषण किया। अब विश्लेषण के पश्चात एक निर्धारित रूपरेखा कार्यक्रम की हमने निर्धारित की कि हां, विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें कहीं ना कहीं महिलाओं को आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम बनाने की मद में कार्य करना है, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना हो, चाहे उनको लघु एवं कुटीर उद्योग में भागीदार बनाना हो। कहने का मतलब एनालिसिस या अमूर्त स्तर है जहां पर कार्यक्रम की विभिन्न आयामों से समीक्षा की। उसके बाद अगला चरण क्या है, डिजाइन। अब यहां कार्यक्रम थोड़ा मूर्त स्वरूप में आ गया और कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की गई कि कार्यक्रम कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसके लिए कौन कौन से भागीदार होंगे, यानी किन किन क्षेत्र को इसमें भागीदार बनाया जाएगा, कार्यक्रम का संचालन कहां से किया जाएगा, कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी। यानी कार्यक्रम कल तक एनालिसिस के स्तर पर जो अमूर्त था, अब डिजाइन के पार्ट पर वह मूर्त हो गया। और ये जो डिजाइन है वह किसी भी कार्यक्रम के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है। अगर डिजाइन के लेवल पे आपने किसी भी एक पक्ष की अवहेलना कर दी तो यह कार्यक्रम कभी भी सफलीभूत नहीं हो पाएगा, अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर पाने में सफल नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल से समझे, मान लीजिए आपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कहा कि महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में सशक्त बनाना होगा, और अगर महिलाएं शिक्षित ही नहीं है, जागरूक ही नहीं है, उनमें शिक्षा या जागरूकता का ही निम्न स्तर है, तो यह कार्यक्रम बना देने के बावजूद भी कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के मार्ग में क्या आएगी, समस्या आएगी। ये सारी बातें आपको कहां सोचनी है कि समाज का क्या स्तर है, सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं क्या है, पैट्रियार्कल माइंडसेट है लोगों की, तो कैसे हम महिलाओं के विकास के लिए इस पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना को कम कर पाएंगे या दूर कर पाएंगे। यानी ये जो डिजाइन है किसी भी कार्यक्रम की सफलता असफलता के निर्धारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है, और इस स्तर पर कोई भी खामी, कोई भी कमी उस कार्यक्रम की सफलता को प्रभावित कर सकती है। मान लीजिए आपने कोई कार्यक्रम चलाया, कार्यक्रम कई प्रकार के होते हैं। एक कार्यक्रम है जो अल्पकालिक, जिसके लिए 2 साल 4 साल का अपने टारगेट, कुछ कार्यक्रम है जो दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में है, जैसे मान लीजिए जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी निवारण, रोजगार सृजन, क्षमता निर्माण, ये सब दीर्घकालिक कार्यक्रम है। और कार्यक्रम बनाते वक्त उसके वित्तीय आवंटन को लेकर आपने बहुत अधिक एनालिसिस नहीं किया तो इस कार्यक्रम के डिजाइन में यह फॉल्ट होगी और यह कार्यक्रम सफलीभूत नहीं हो पाएगा।
अब देखो, जब डिजाइन आपने निर्मित कर लिया कि कार्यक्रम की यह रूपरेखा होगी, यानी इसका अभिकल्पन तैयार हो गया, फिर इसके बाद का जो चरण है उसको हम लोग कहते हैं कार्यक्रम का एग्जीक्यूशन, यानी क्रियान्वयन। कल तक जो कार्यक्रम को आपने व्यवस्थित स्वरूप में निर्मित किया, अब उसको आप जमीनी स्तर पर उतार रहे हैं। मतलब एग्जीक्यूशन या इसको कार्यान्वयन कहते हैं। यह कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण चरण है जहां किसी भी कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर हकीकत में सफलीभूत करने हेतु उतारा जाता है। अब देखिए, अगर कार्यान्वयन के स्तर पर भी कोई कमी हो गई तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा। सभी चरण एक दूसरे से लिंक्ड अप हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी स्तर पर कोई खामी कार्यक्रम को वांछित लक्ष्य प्राप्ति करने में समस्या उत्पन्न कर सकती है। यानी डिजाइन के बाद अगला चरण क्या है? एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन के मद में अगर आपने किसी भी बातों का ध्यान नहीं रखा, एग्जीक्यूशन में जैसे मान लीजिए एक कार्यक्रम बनाया और पूरे देश के स्तर पर उसको इंप्लीमेंट कर दिया, वन साइज फिट फॉर ऑल। जैसे एग्जांपल से समझो, मान लीजिए लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए कोई भारत सरकार ने कार्यक्रम बनाया। अगर वही कार्यक्रम केरल में भी लागू हो और वही कार्यक्रम बिहार में भी लागू हो, तो आपको क्या लगता है कि केरल में जो शिक्षा का स्तर है और जो बिहार में शिक्षा का स्तर है, दोनों में भिन्नता है या नहीं? एक ही कार्यक्रम को बनाए और पूरे समग्र राष्ट्र के स्तर पर अगर इंप्लीमेंट कर दें तो यह कहीं ना कहीं कार्यक्रम के डिजाइन के लेवल पे फॉल्ट है। एग्जीक्यूशन के पार्ट पर अगर आपने कार्यक्रम के विभिन्न आयामों का ध्यान न रखा, जैसे एग्जाम्पल से समझे, एग्जीक्यूशन के पार्ट पर जो भी विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के मध्य साझेदारी, समन्वय, संतुलन का ध्यान नहीं रखा, लोगों की सामाजिक स्तर का ध्यान नहीं रखा, लोगों के आर्थिक शैक्षणिक स्तर का ध्यान न रखा, उसकी मॉनिटरिंग के लेकर आपने कोई बेहतर व्यवस्था नहीं की, तो यह कार्यक्रम सफलीभूत नहीं हो पाएगा। अब देखो, एग्जीक्यूशन के बाद अगला चरण को हम कहते हैं निगरानी, मॉनिटरिंग। यानी किसी भी कार्यक्रम को एग्जीक्यूट करने के पश्चात उसकी निगरानी या देखरेख की जाती है। यानी कार्यक्रम कैसे चल रहा है या नहीं, यानी उसका एक प्रकार से निरीक्षण किया जा रहा है। यह भी चरण इंपॉर्टेंट चरण है। मान लीजिए कार्यक्रम के स्तर पर कोई प्रॉब्लम है और कार्यक्रम ग्रास रूट लेवल पर जब इंप्लीमेंट किया गया तो उसमें कुछ समस्या आ गई, तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग के द्वारा ही हम उसको निदान करने के लिए दिशा में कार्य करते हैं। मॉनिटरिंग के बाद यदि आपको लगा कि कार्यक्रम सही चल रहा है तो आप कार्यक्रम को तब तक एग्जीक्यूट किए रहेंगे जब तक वह अपने अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। और अगर लगता है कि मॉनिटरिंग के पार्ट पर कोई समस्या दिख रही है तो आप अगला चरण, इसको कहते हैं इनोवेशन। कहीं ना कहीं कार्यक्रम में आप नवाचार, नए पहलू को शामिल करते हैं और इनोवेशन के बाद एग्जीक्यूशन। ये जो चरण है यह चलता रहता है, यानी इनोवेशन फिर एग्जीक्यूशन, फिर इनोवेशन, एग्जीक्यूशन, तब तक जब तक प्लान अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर न ले। यानी किसी भी कार्यक्रम को विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है और उसके चरण आपने समझा। एक एक करके सबके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। पहला चरण क्या है? नियोजन, जहां हम किसी कार्यक्रम की बारे में कोई भी विचार या रूपरेखा या एजेंडा को हम सेट करते हैं। फिर विश्लेषण, अगला चरण, फिर डिजाइन, अभिकल्पन, फिर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के बाद मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कार्यक्रम एक दिन के लिए चलाया, वह कार्यक्रम कितना सफल हो पाया, क्या आउटपुट निकला, क्या कमियां हैं, लोगों की पार्टिसिपेशन उसमें है अथवा नहीं, भागीदारी है तो भागीदारी का स्तर कैसा है, सक्रिय भागीदारी है या निष्क्रिय भागीदारी है। यानी इस पार्ट पर हम कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के बाद यदि कार्यक्रम सही चल रहा है तो इस कार्यक्रम को तब तक इंप्लीमेंट रखते हैं जब तक वह अपने निर्धारित लक्ष्य को न प्राप्त कर ले। अगर मॉनिटरिंग के पार्ट पर अगर कोई कमी खामी दिखी तो हम इनोवेशन डालते हैं, यानी कहीं ना कहीं उसमें नवाचार शामिल करते हैं। और नवाचार शामिल करने के बाद, जैसे मान लीजिए कि उसमें समाज की शिक्षा का स्तर का ध्यान न रखा गया। जैसे मान लीजिए कोई कार्यक्रम है जिसको डिजिटल माध्यम से प्रमोट करने की बात की गई, परंतु हम जानते हैं कि डिजिटल इलिटरेसी, जो डिजिटल निरक्षरता है, वह हमारे देश में अधिक है।
ऐसी स्थिति में हमने उसमें इनोवेशन डालकर आम लोगों तक भी उस सूचना को, कार्यक्रम को पहुंचाने की कोशिश की। यह इनोवेशन के द्वारा संभव हुआ। और जैसे ही नवाचार के बाद आपने इस एग्जीक्यूट किया, दो ही बात होगी, या तो कार्यक्रम अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, या हो सकता है कि कोई समस्या है। ये चरण थोड़ा चलता रहता है तब तक जब तक कार्यक्रम अपने अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। अब देखिए यूपीएससी ने किया क्या है, पूरे सिलेबस के डिफरेंट चरण को न लिखकर आपको सिर्फ 2 चरण के बारे में पढ़ने को दिया है। कौन कौन? डिजाइन और एग्जीक्यूशन। हम सभी स्टेजेस को पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों चरणों को थोड़ा डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लिखने का, है ना। नोट करिए, डिक्टेशन देता हूं, नोट करिए आप लोग। देखिए, राज्य द्वारा विकास प्रक्रिया को संचालित रखने के लिए, राज्य द्वारा विकास प्रक्रिया को संचालित रखने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से, नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास किया जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास किया जाता है। इसके लिए नीतियों का निर्माण किया जाता है, इसके लिए नीतियों का निर्माण किया जाता है। नीति निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न चरणों से होकर संपन्न होती है। नीति निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न चरणों से होकर संपन्न होती है। इन विभिन्न चरणों का, इन विभिन्न चरणों का अपने अपने संदर्भ में विशेष महत्व है। इन विभिन्न चरणों का अपने अपने संदर्भ में विशेष महत्व है और प्रत्येक चरण एक दूसरे से जुड़ा होता है, और प्रत्येक चरण एक दूसरे से जुड़ा होता है। अतः प्रत्येक चरण एक दूसरे से जुड़ा होता है। अतः किसी भी एक स्तर पर कोई कमी या गलती या समस्या, अतः किसी भी एक स्तर पर कोई भी कमी, गलती या समस्या दूसरे स्तरों को, चरणों को प्रभावित करती है। अतः किसी भी एक स्तर या चरण के स्तर पर कमी, गलती या समस्या दूसरे स्तर या चरणों को प्रभावित करती है। यद्यपि नीति निर्माण के सभी चरण महत्वपूर्ण होते हैं,
यद्यपि नीति निर्माण के विभिन्न चरण, सभी चरण या विभिन्न चरण महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु इसमें अभिकल्पन ब्रैकेट में डिजाइन तथा कार्यान्वयन एग्जीक्यूशन का विशेष महत्व होता है, परंतु इसमें अभिकल्पन ब्रैकेट में डिजाइन एवं कार्यान्वयन यानी एग्जीक्यूशन का विशेष महत्व होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, नीति निर्माण के विभिन्न चरण निम्न हैं। नीति निर्माण के विभिन्न चरण निम्न हैं। पहला, फर्स्ट प्लानिंग या एजेंडा सेटअप, जो भी लिख सकते हैं, प्लानिंग नियोजन। पहला प्लानिंग, फर्स्ट स्टेज या स्टेप कह सकते हैं, पहला प्लानिंग। ब्रैकेट में नियोजन लिखिए, यह नीति निर्माण का प्रथम चरण है। प्रथम चरण है जहां किसी भी क्षेत्र विशेष से संबंधित, जहां किसी भी क्षेत्र विशेष से संबंधित विकास प्रक्रिया को संचालित करने हेतु, विकास प्रक्रिया को संचालित करने हेतु नीति / कार्यक्रम या योजना का नियोजन किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है। नीति / योजना कार्यक्रम का नियोजन किया जाता है। अर्थात इस स्तर पर किसी भी क्षेत्र के विकास हेतु एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। क्लियर है? कोई डाउट? एनी डाउट? ठीक है, तो पहला स्टेप सिंपली ये क्या है? नियोजन है, प्लानिंग का, जहां एजेंडा सेट करते हैं, जहां पर आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं। अगला लिखिए एनालिसिस, सेकंड एनालिसिस, समीक्षा या विश्लेषण। अब क्या हो गया? पहले एजेंडा या कार्यक्रम का प्लान आपने बना लिया है ना, अब उसका क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं आप। तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण चरण है ना। लक्ष्य शायद लिखा है तभी ने, लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, कोई लक्ष्य। अब देखो एनालिसिस करते वक्त किन बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला जो है, एनालिसिस करते वक्त क्या क्या चीजों का आप ध्यान रखेंगे। तो मान लो कोई क्षेत्र में आप विकास करने जा रहे हो, तो पहले उस क्षेत्र की समस्या का आपको पता होना चाहिए, या क्यों विकास कर रहे हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। उससे संबंधित पहले समझ लो फिर लिखना। उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों, सूचनाओं, है ना, फैक्ट्स, डेटा, इन सब का संग्रह करना होगा, या अगर संग्रहित है तो उसका आपको विश्लेषण करना होगा, है ना। समझते हैं एक एक करके कैसे क्या करते हैं। एनालिसिस के स्तर पर सबसे पहले किस क्षेत्र में विकास करना है, क्यों करना है, क्या समस्या है, इससे जुड़े विविध पक्षों का आप पता लगाते हैं, उसके बारे में छानबीन करते हैं।
फिर अगर विकास करना है तो उससे संबंधित विभिन्न डेटा या तथ्य, फैक्ट्स, फिगर, इन सब का आप कलेक्शन करते हैं, या अगर उसका कोई डेटा है तो उसका आप एनालिसिस करते हैं। तीसरे स्तर पर उससे संबंधित क्या पूर्व में कोई प्रयास हुआ था, अगर पूर्व के प्रयास हुए हैं तो वो किस मात्रा में सफल हुए या असफल हुए, तो क्यों असफल हुए, यानी उस क्षेत्र विशेष के विकास हेतु पूर्ववर्ती कार्यक्रमों की आप समीक्षा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। तभी तो हमें पता होगा कि हमारा कार्यक्रम और बेहतर कैसे क्रियान्वित हो पाए, सफल हो पाए। यानी जो भी पूर्ववर्ती कार्यक्रम, योजना, नीतियां रही है उसकी हम समीक्षा करते हैं, अगर वह सफल हुआ तो किस मात्रा में सफल हुआ और अधिक उसे सफल कैसे बनाया जाए, या अगर असफल हुआ तो उसकी असफलता की कारणों को हम ढूंढते हैं। यानी यहां पर पूर्ववर्ती अगर कोई कार्यक्रम हो सकता है, किसी क्षेत्र में बिल्कुल नया कार्यक्रम हो तो पूर्ववर्ती कार्यक्रम की समीक्षा नहीं भी करेंगे, यानी पूर्ववर्ती कार्यक्रम, योजना आदि की आप समीक्षा करते हैं, आदि की समीक्षा या विश्लेषण करते हैं। कार्यक्रम बनाते वक्त जब भी आप जेब का भी तो ध्यान रखते हैं, कोई भी कार्यक्रम, योजना, कोई भी चीज बनाने से पहले आप क्या देखते हैं कि आपका पॉकेट उसको अलाउ कर रहा है या नहीं। तो कार्यक्रम के मद में आवंटित राशि क्या वित्तीय स्वास्थ्य के अनुकूल है अथवा नहीं। तो कार्यक्रम के मद में कितनी राशि के मद में राशि संबंधित आप विश्लेषण करते हैं कि कितना पैसा लगेगा, कार्यक्रम की अवधि क्या होगी, कार्यक्रम किस प्रकार एग्जीक्यूट होगा। अगर कार्यक्रम ऐसा तो नहीं है कि देश के वित्तीय स्वास्थ्य के अनुकूल है, यानी कार्यक्रम का आप विभिन्न मदों से आप समीक्षा करते हैं। जिस क्षेत्र में कार्यक्रम इंप्लीमेंट किया जाएगा उसमें लोगों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो भी उनकी विशिष्टता है उसका भी तो पता करेंगे। लोगों के जागरूकता का क्या स्तर है इसका भी आप ध्यान रखेंगे। लोगों के शिक्षा का क्या स्तर है, प्रचार प्रसार किस स्वरूप में होगा, इन सब बातों का आप ध्यान कहां करते हैं, एनालिसिस करते वक्त। देखो यह भी बहुत महत्वपूर्ण चरण है। अगर एनालिसिस करते वक्त किसी भी एक पक्ष की आपने अनदेखी कर दी है, उपेक्षा कर दी है, तो कार्यक्रम के प्रवर्तन के पश्चात कोई ना कोई समस्या आएगी, है ना। जैसे मान लो कार्यक्रम में कौन कौन से साझीदार होंगे, कार्यक्रम में कौन कौन से भागीदार होंगे, अगर इसके बारे में हमने ध्यान ही न दिया, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कार्यक्रम को सफल बनाने के मार्ग में बहुत सारी समस्या आ जाएगी, है ना। जैसे एग्जाम्पल से समझे, आप कहते हैं भारत में कार्यक्रम एक केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम होता है, एक केंद्र सरकार का कार्यक्रम है और एक राज्य सरकारों के कार्यक्रम। एग्जाम्पल से समझो, जैसे भारत में जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसको आप इस रूप में समझें। जैसे एक जो कार्यक्रम है उसको आप कहते हैं केंद्रीय कार्यक्रम, सेंट्रल प्रोग्राम, है ना, जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित, जिसका पूरा वित्तीय आवंटन, उसकी देखभाल, उसकी मॉनिटरिंग सब कुछ किसके अंदर है, भारत सरकार के अधीन। जैसे अधिकतर फ्लैगशिप प्रोग्राम को हम इसमें शामिल करते हैं, जैसे कहते हो ना कि ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, यानी ये जो है किसी भी सरकार के प्रतिष्ठा की बात है। दूसरे को आप कहते हैं केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम, ज्यादा तो नहीं हो रहा, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। जैसे मान लो जवाहर इंदिरा गांधी आवास योजना, जिसमें केंद्र की भी भागीदारी है और राज्यों की भी भागीदारी है। इसका कई मॉडल है, 90:10, 75-25, 60-40, कहीं पर 50-50, जिसमें केंद्र सरकार भी भागीदार है और संबंधित राज्य सरकार भी। तो कुछ कार्यक्रम क्या है केंद्रीय प्रवर्तित, जैसे एग्जाम्पल से समझे आयुष्मान भारत, यह केंद्रीय कार्यक्रम नहीं है बल्कि यह केंद्र प्रवर्तित है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है और उसका 60% भार कौन उठा रहा है? केंद्र सरकार। और जिस राज्यों में प्रवर्तित होगा 40% खर्च उस राज्य को उठाना है। यानी कई पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 है, कुछ राज्यों के लिए 75:25 का है। तो केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी है। राज्य सरकार दोनों की भागीदारी है। कुछ कार्यक्रम राज्य सरकारों के अपने कार्यक्रम हैं, यानी राज्य सरकारों के, राज्य का मतलब यहां पर स्टेट, जैसे बिहार, यूपी, इस तरह समझे आप। राज्य सरकारों के कार्यक्रम हैं जिसके प्रवर्तन, वित्तीय आवंटन की जिम्मेदारी किस पर है? राज्य सरकार पर है। मान लीजिए आप समीक्षा कर रहे हैं कि आप कोई भी कार्यक्रम, योजना, नीति बना रहे हैं, और नीति बनाते समय अगर आपने उसके वित्तीय स्वास्थ्य का ही ध्यान न रखा कि अगर यह कार्यक्रम प्रवर्तित हो तो इसका आवंटन केंद्रीय पुल से होना है या केंद्र राज्यों की भागीदारी है। अब जैसे एग्जाम्पल से समझो समस्या कैसे आ जाएगी। मान लीजिए कोई केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम है, जैसे आयुष्मान भारत, केंद्र सरकार इसको प्रवर्तित करती है और उसमें राज्यों की भी भागीदारी है। हो सकता है कुछ राज्य जहां पर केंद्र सरकार जिस दल या विचारधारा की सरकार है उससे विपरीत दल या विचारधारा की सरकार उस राज्य में हो, तो हो सकता है कि वह उस कार्यक्रम में 40% अंशदान दे पाने में अपने को सक्षम न मानता हो। एग्जाम्पल से पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर, जैसे मान लो बीजेपी की सरकार है केंद्र में और वह आयुष्मान भारत बना रही है, कार्यक्रम को संचालित कर रही है। अब यह कार्यक्रम पूरे भारत के विविध राज्यों में इंप्लीमेंट होगा। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है। राजस्थान सरकार को भी स्वास्थ्य संबंधित आयुष्मान भारत में 40% का योगदान देना है अपने राज्य के नागरिकों के लिए। अब राजस्थान सरकार को लगे कि यह कार्यक्रम केंद्रीय प्रवर्तित है, कहीं ना कहीं यह केंद्र सरकार की स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इसका लाभ, लोक लुभावन नीति का लाभ हो सकता है भाजपा को अधिक मिले। तो कई बार विचारधारा या दल के आधार पर कुछ राज्य सरकारें उस कार्यक्रम के मद में अपना अंशदान जो है उसको नहीं दे पाती। अब यह भी एक समस्या है कि हमें यह भी सोचना है कि कार्यक्रम के संचालन में जो भारत के संघीय राजनीतिक प्रवृत्ति है उसका भी ध्यान रखना है कि यह कार्यक्रम केंद्रीय प्रवर्तित होगा या राज्य केंद्र की भागीदारी होगी, इनका भी ध्यान रखना है। अगर नहीं रखोगे तो समस्या आएगी। कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम, जैसे फ्लैगशिप प्रोग्राम किसको कहते हैं? ये पूरी तरह किसके द्वारा फंडिंग इसकी की जा रही है? केंद्र सरकार के द्वारा। जैसे कहते हैं कि किसी भी केंद्र सरकार की या भारत सरकार की या प्रतिष्ठा की बात है, क्योंकि इसके लिए निधि के आवंटन से लेकर मॉनिटरिंग तक सब किसके नियंत्रण में है? केंद्र सरकार की। और अधिकतर प्रधानमंत्री कार्यालय इसकी मॉनिटरिंग करता है, समय समय पर जो है राज्यों से परामर्श लेता है। अब अगर फ्लैगशिप प्रोग्राम अगर सफल नहीं हो पाया तो कहते हैं कि केंद्र सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल है। जैसे एग्जांपल से समझे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, कहते हो फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप ये शब्द कहां से आया, थोड़ा इसको भी आपको समझा देता हूं टेक्निकल। जैसे पहले नौसेना में जो युद्धपोत चलता था, उस युद्धपोत को इस प्रकार कि एक युद्धपोत जो है उस पर फ्लैग बियरर पोस्ट होता था और इसकी रक्षा में पीछे बहुत सारी जो है शिप्स होती थी। अगर मान लीजिए विपक्षी दल ने अटैक किया और ये जो फ्लैग बियरर जो युद्धपोत है या पोत है इसको ध्वस्त कर दिया तो युद्ध में इनकी हार मान ली जाती थी। और इस फ्लैग बियरर पोस्ट को डिफेंड करने, शिप को डिफेंड करने की जिम्मेदारी किस पर थी? सामूहिक रूप से सभी पर। क्योंकि अगर यह पोस्ट ध्वस्त हुआ, यह पोत को अगर विजित कर लिया गया तो कहीं ना कहीं युद्ध में पराजय हो गई। फ्लैगशिप यानी एक ऐसा ध्वजवाहक जिसकी रक्षा करना अन्य सभी नावों की जिम्मेदारी है। तो केंद्र सरकार की प्रतिष्ठा की बात है। अब देखो, अगर फ्लैगशिप कार्यक्रम असफल होगा तो समस्या। अब देखिए, समीक्षा सुनने में बड़ा छोटा लगा, लेकिन अगर इतने आयामों से आपने कार्यक्रम के बारे में नहीं सोचा तो हो सकता है कि कार्यक्रम आगे चलकर सफल न हो पाए। तो थोड़ा नोट कर लेते हैं समीक्षा के बारे में, है ना। ज्यादा मजा नहीं लेना है, बस समझ लेना है, रिजल्ट दे देना है ना। हेडिंग बनाओ, एनालिसिस, समीक्षा।
लिखिए, कार्यक्रम के निर्धारण के पश्चात, कार्यक्रम के निर्धारण के पश्चात अगला, ठीक है आशीष मैं कह दूंगा, कार्यक्रम के निर्धारण के पश्चात अगला चरण समीक्षा या एनालिसिस का होता है, जहां विभिन्न आयामों से, कार्यक्रम संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की जाती है, जहां विभिन्न आयामों से कार्यक्रम से संबंधित पहलुओं की समीक्षा की जाती है। यह भी एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इस स्तर पर कार्यक्रम संबंधित, किसी भी पक्ष की अनदेखी या उपेक्षा, इस स्तर पर कार्यक्रम संबंधित किसी भी पक्ष की अनदेखी या उपेक्षा कार्यक्रम को प्रभावित कर सकती है, कार्यक्रम को प्रभावित कर सकती है। विश्लेषण के क्रम में निम्न बातों पर बल दिया जाता है। विश्लेषण के क्रम में निम्न बातों पर बल दिया जाता है। निम्न बातों पर बल दिया जाता है। पहला, कार्यक्रम संबंधित विभिन्न पहलुओं, समस्याओं, कार्यक्रम संबंधित विभिन्न पहलुओं, समस्याओं, संबंधित छानबीन, सेकेंड पॉइंट, कार्यक्रम संबंधित विभिन्न पहलुओं, समस्याओं आदि की छानबीन। सेकेंड, कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न तथ्यों, सूचनाओं आदि का संग्रह एवं विश्लेषण। कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न तथ्यों, सूचनाओं आदि का संकलन, संग्रहण, विश्लेषण। नेक्स्ट देखिए, पूर्ववर्ती कार्यक्रमों की सफलता, असफलता आदि का मूल्यांकन। पूर्ववर्ती कार्यक्रम की सफलता, असफलता आदि का मूल्यांकन। नेक्स्ट, कार्यक्रम के वित्तीय आवंटन संबंधित पहलुओं की समीक्षा। कार्यक्रम के वित्तीय आवंटन संबंधित पहलुओं की समीक्षा। लोगों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक
लोगों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलुओं की जानकारी, नेक्स्ट, लोगों की शिक्षा, जागरूकता एवं, ठीक है, लोगों की शिक्षा, जागरूकता एवं उनकी भागीदारी के स्तर का ध्यान, लोगों की शिक्षा, जागरूकता एवं उनकी भागीदारी के स्तर का ध्यान, नेक्स्ट, कार्यक्रम संबंधित तकनीकी पहलू आदि, कार्यक्रम संबंधित तकनीकी पहलू आदि की समीक्षा, ठीक है। अब क्या हो गया, कार्यक्रम का सेकेंड स्टेज यह है तकनीकी पहलू, मतलब कौन कौन से भागीदार होंगे, मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी, प्रचार प्रसार कैसे होगा, कार्यक्रम को जमीनी स्तर तक लोगों में पॉपुलर कैसे बनाया जाएगा, है ना। तो ये सब तकनीकी पहलू हैं। अब देखो, पहला हो गया बच्चों क्या, प्लानिंग, दूसरा क्या हो गया, एनालिसिस। अब तीसरा चरण पर आते हैं अभिकल्पन, डिजाइन। मैंने क्या आपको शुरू में कहा कि हर स्तर दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, और किसी भी एक स्तर पर खामी दूसरे स्तर को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो अगला चरण लिखिए, डिजाइन या अभिकल्पन। अब देखो, यह पहले समझ लेते हैं। दो क्या था, दूसरा नंबर ये वाला, उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों, सूचनाओं आदि का संकलन, संग्रहण, ये पूछ रहे हो विनय कि कार्यक्रम से संबंधित जो भी डेटा है। फोर्थ पॉइंट क्या था, अब यहां पर तो मैंने अलग अलग लिखा है, राशि आवंटित, अभी आगे आएंगे आद्या, सबकी समीक्षा, कमियां जब दिखाएंगे तो उसमें भी ये सब आएगा, है ना। जिस समय लिखवा रहा होता हूं उसी समय पूछ लिया करो। अब देखते हैं अभिकल्पन, डिजाइन में क्या करते हैं। जब कार्यक्रम की समीक्षा आपने कर ली और समीक्षा के बाद आपको लगा कि ये करना है, तो अब आप क्या करते हैं, कार्यक्रम की एक रूपरेखा निर्धारित करते हैं। यानी क्या क्या होगा कार्यक्रम में किन किन पहलुओं को शामिल किया जाएगा अथवा नहीं, कार्यक्रम की राशि, कार्यक्रम में कितनी राशि खर्च की जाएगी, कार्यक्रम का टारगेट ईयर क्या होगा, लाभार्थी कौन होंगे, इन सब बातों का पता हम कहां करते हैं, रूपरेखा में। यानी कार्यक्रम का जो अभिकल्पन है, यानी एक तरह से यहां पर कार्यक्रम की अब फाइनल रूपरेखा, यानी अंतिम जो रूपरेखा है अब यहां पर तैयार कर दी गई है कि कार्यक्रम में क्या क्या होगा। यानी इसमें क्या है, क्या क्या यहां पर होगा, तो कार्यक्रम में लाभार्थी कौन होगा, यानी कौन इसमें शामिल होंगे, कार्यक्रम में कितनी राशि आवंटित की जाएगी, कार्यक्रम के लिए कितना वर्ष निर्धारित किया जाएगा, कौन कौन से इसके भागीदार, अभिकरण या संस्था होंगे, यानी साझीदार कौन होंगे, कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी, यानी एक तरह से निगरानी इस पर कैसे रखी जाएगी। यानी ये जो है पूरा का पूरा, किसी भी कार्यक्रम के बारे में समीक्षा करते वक्त आप हजार बातों पर ध्यान देते हैं, परंतु जब कार्यक्रम आप उसको मूर्तता प्रदान करते हैं, उसकी रूपरेखा फाइनल आप तैयार करते हैं, तो हो सकता है उसमें से आप कुछ कॉन्क्रीट पक्षों को ही आप कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और ऐसी स्थिति में यह जो है डिजाइन, यह महत्वपूर्ण चरण बन जाता है कि एनालिसिस करते वक्त जो भी आपको सही लगा, गलत लगा, उन सब पक्षों का विश्लेषण करने के पश्चात आपका फाइनल मत यह है, सरकार का फाइनल मत यह है, दृष्टिकोण यह है कि ये हमारा कार्यक्रम होगा। अब देखिए, डिजाइन के स्तर पर कोई भी फॉल्ट, शुरुआत इसकी कहां से हुई थी, एनालिसिस में। एनालिसिस में आप हजार बातों की समीक्षा करते हैं और उसमें से कुछ बातों को कार्यक्रम के रूपरेखा में आप सम्मिलित करते हैं।
अगर डिजाइन आपका, यानी डिजाइन आपका क्या है कि फाइनल आपका ये कार्यक्रम का रूपरेखा है, इसमें यह होगा, यह होगा, यह होगा, यह होगा, यानी आपने 1000 बातों के एनालिसिस के बाद कुछ बातों को ही इसमें आपने शामिल किया है, अगर डिजाइन के पार्ट पर प्रॉब्लम होगी तो कार्यक्रम जो है वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। और यह हमारा अनुभव कहता है कि भारत में चलाए गए विभिन्न कार्यक्रम डिजाइन के पार्ट पर कमियों के कारण सफल नहीं हो पाए। जैसे मान लो जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम, हमने क्या मान लिया, पिछली क्लास में आपको पढ़ाया कि अगर कृत्रिम गर्भ निरोध के तरीके उपलब्ध करा दोगे या 2 बच्चों में अगर जन्म अंतराल को बढ़ा देंगे तो जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। क्या सिर्फ गर्भ निरोधों की मदद से कोई राष्ट्र जनसंख्या नियंत्रित कर सकता है? जनसंख्या नियंत्रण के लिए जनसंख्या वृद्धि के कारणों का पता लगाकर उन सभी कारणों को दूर करने की दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। यानी मल्टी लेवल प्लानिंग करनी होगी, मल्टी लेयर प्लानिंग करनी होगी, मल्टी डायमेंशनल हमें प्लानिंग करनी होगी, तभी हम उस समस्या का निदान करेंगे। कई कार्यक्रम, चाहे गरीबी उन्मूलन हो, चाहे रोजगार सृजन हो या भारत निर्माण योजना, कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जो लोक लुभावन नीतियों के तहत अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम बनाए गए जो अब तक सफल नहीं हो पाए। और इस कारण, इसका सबसे प्रधान कारण क्या था कि जो कार्यक्रम का फाइनल डिजाइन था उसके पार्ट पर आपकी कमियां रही है, और डिजाइन के पार्ट पर कोई भी कमी अगले सभी चरणों को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करेगी। ये जो हमें सिलेबस में दिया है इसको अच्छे से समझना है। एनालिसिस, डिजाइन और एग्जीक्यूशन, इन तीनों को आपको अच्छे से समझना है क्योंकि प्रश्न अधिकतर इसी तीनों के कॉन्टेक्स्ट में बन रहा है। तो पहले कुछ नोट करो, फिर उसको और एनालिसिस करते हैं। अब बोर्ड पर फिर शुरू हो गया लिखना। पहले लिखिए डिजाइन, लिखिए कार्यक्रम संबंधित विभिन्न आयामों की समीक्षा के पश्चात, कार्यक्रम संबंधित विभिन्न आयामों की समीक्षा के पश्चात अगला चरण लिखता हूं भाई, लिखो देख देख कर, विभिन्न आयामों से समीक्षा के पश्चात अगला चरण अभिकल्पन या डिजाइन का है। अगला चरण अभिकल्पन यानी डिजाइन, अभिकल्पन या डिजाइन का है, डिजाइन होता है, ऐसे लिख लें। इस चरण में कार्यक्रम की समीक्षा के पश्चात, इस चरण में कार्यक्रम की समीक्षा के पश्चात कुछ विशिष्ट पहलुओं को शामिल करते हुए, कुछ विशिष्ट पहलुओं को शामिल करते हुए, कुछ विशिष्ट पहलुओं को शामिल करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की जाती है, रूपरेखा निर्धारित की जाती है। अर्थात डिजाइन के क्रम में, डिजाइन के क्रम में निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है।
निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला, कार्यक्रम किस क्षेत्र में प्रवर्तित होगा तथा इसके लाभार्थी कौन होंगे, इसका निर्धारण कार्यक्रम किस क्षेत्र में प्रवर्तित होगा और इसके लाभार्थी कौन होंगे, इसका निर्धारण दूसरा, कार्यक्रम के मद में कितनी राशि आवंटित होगी। कार्यक्रम के मद में मतलब कार्यक्रम के बारे में से संबंधित कितनी राशि आवंटित होगी। तीसरा, कार्यक्रम का स्वरूप क्या होगा। कार्यक्रम का स्वरूप ब्रैकेट में लिख लो, स्वरूप में केंद्रीय कार्यक्रम, केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम, राज्य सरकारों के कार्यक्रम आदि। स्वरूप में लिखो ब्रैकेट में, पहला केंद्रीय कार्यक्रम, अभी जो समझाया आपको, केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, राज्य सरकार के कार्यक्रम ब्रैकेट बंद, राज्य सरकार के कार्यक्रम ब्रैकेट, कार्यक्रम का स्वरूप ब्रैकेट में केंद्रीय कार्यक्रम या केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम, राज्य सरकार के कार्यक्रम आदि क्या होगा। कार्यक्रम में विभिन्न साझेदार, अभिकरण संस्था, एजेंसी, कार्यक्रम में साझेदार विभिन्न एजेंसीज, संस्था या अभिकरण कौन होंगे। नेक्स्ट, कार्यक्रम के प्रवर्तन एवं उसके निगरानी, कार्यक्रम के प्रवर्तन एवं उसके निगरानी से संबंधित विभिन्न पहलुओं की चर्चा, कार्यक्रम संबंधित के प्रवर्तन संबंधित एवं निगरानी संबंधित विभिन्न पहलुओं की चर्चा। और भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे लोगों के जागरूकता का स्तर वगैरह वगैरह। अब देखो ये सब क्या है, डिजाइन के पार्ट पर। अब थोड़ा डिजाइन की कमियां को पहले समझते हैं फिर नोट करते हैं। जैसे फाइनल वर्डिक्ट जो है, जब मान लो कार्यक्रम की विभिन्न आयामों से समीक्षा करके हम कार्यक्रम का एक डिजाइन तैयार करते हैं तो इसकी कुछ कमियां हमें दिखाई पड़ती है। ऐसा नहीं कि सभी कार्यक्रम में होता है, लेकिन कुछ कार्यक्रमों में डिजाइन के पार्ट पर जो कमियां है उसको आपको समझना है। जैसे कई बार जो कार्यक्रम में कार्यक्रम निर्माण के जो महत्वपूर्ण चरण में जो लोग भागीदार होते हैं उसमें अधिकतर कौन लोग हैं, अकादमिक विषय के विद्वान या प्रशासनिक अधिकारी या भारत सरकार के विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्ति, है ना। जैसे मान लीजिए प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग के कुछ मेंबर हैं या यूजीसी से कुछ मेंबर को ले लिया, या मान लीजिए रिजर्व बैंक के हैं या भारत सरकार के कैबिनेट जो भी सचिवालय के स्तर पर बड़े जो भी सचिव रहे हों या जो सेक्रेटरी लेवल पे अन्य अधिकारी रहे हों। कहने का मतलब एक दो प्रकार से बातों को समझना, एक होता है कि अकादमिक परिप्रेक्ष्य में फैसला लिया जाना और एक होता है व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में। जैसे मान लीजिए कि आपको नक्सलवाद का उन्मूलन करना है और उसके लिए आपको कार्यक्रम बना रहे हैं और आप
नीति आयोग के भवन में बैठकर ब्लू स्टार एसी के नीचे बिस्लरी पीते हुए हार्वर्ड में पहले आप प्रोफेसर थे और अब आप आकर यहां पर आप कार्यक्रम के फाइनल डिजाइन में अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं। समझना एग्जांपल्स, ठीक है, माना कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपने लंबे समय तक हार्वर्ड में जो है अध्यापन कार्य किया है, या भारत क्या दुनिया की विभिन्न शीर्षस्थ संस्थाओं में आप प्रतिनिधि के रूप में शीर्ष पदों पर आसीन रहे हैं, परंतु बस्तर के जंगल की ग्रासरूट समस्या क्या है, छत्तीसगढ़ के जंगलों में वहां की मूलभूत समस्या क्या है, इसका विश्लेषण व्यवहारिक संदर्भों में किया जाना चाहिए। कई बार डिजाइन बनाते वक्त हम क्या करते हैं, अकादमिक परिप्रेक्ष्य या सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पर अधिक बल देते हैं और उसके व्यवहारिक पहलुओं की अनदेखी करते हैं। जैसे हमने कहा कि नक्सलिज्म को दूर करना है, लोगों का जो है इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है, लोगों की आर्थिक स्थिति को ठीक करना होगा, ये कार्यक्रम चला दो, हो जाएगा नक्सलवाद। नक्सलवाद लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, वह सामाजिक आर्थिक समस्या है, और सामाजिक आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए एक जमीनी स्तर की सच्चाई क्या है, समस्या क्या है, इससे आपको रूबरू होना होगा। समझ रहे हो बच्चों क्या समझाना चाह रहा हूं? तो डिजाइन बनाते वक्त अधिकतर अकादमिक परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट लोगों के द्वारा या सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में फैसले लिए जाते हैं, जिसमें व्यवहारिक संदर्भों की कई बार अनदेखी हो जाती है कि ग्रासरूट लेवल पे क्या प्रॉब्लम है ये नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ हमने गरीबी निर्धारण का फॉर्मूला पढ़ रखा है और गरीबी निर्धारण के लिए क्या क्या होता है ये जान रहे हैं, और उसी सैद्धांतिक चीजों को हम इंप्लीमेंट कर दें। मतलब वास्तविक समस्या और सैद्धांतिक स्तर पर उस समस्या के निदान के लिए जो बनाए गए कार्यक्रम है या उससे संबंधित प्रयास में कहीं ना कहीं एक गैप है, और यही कारण डिजाइन के पार्ट पर समस्या आ जाती है कि डिजाइन आप सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में, अकादमिक परिप्रेक्ष्य के विशिष्ट लोगों के द्वारा बनाते हैं, लेकिन वह डिजाइन व्यवहारिक संदर्भों में सफल नहीं हो पाता। क्लियर हुआ? तो पहला क्या है कि अकादमी, जैसे मान लो आप आरबीआई के हेड या भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में या किसी विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनका माना कि स्पेशलाइजेशन है, एक्सपर्टीज है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, परंतु एक होता है अकादमिक परिप्रेक्ष्य, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, एक है व्यवहारिक ग्रासरूट लेवल पे प्रॉब्लम। तो दोनों में दूरी नहीं होनी चाहिए, व्यवहारिक समस्याओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो पहली खामी आपने समझ लिया कि व्यवहारिक संदर्भ में जो समस्या है उसके निदान के लिए जमीनी स्तर पर यह सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य उतना उपयोगी नहीं होता, पहली कमी। दूसरा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आप एक कार्यक्रम बनाते हैं और उसको पूरे राष्ट्र के ऊपर पर क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। यानी डिजाइन आपने बनाया एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान, और उसको पूरे भारत के स्तर पर लागू कर दो, चाहे बिहार हो, चाहे केरल हो, चाहे महाराष्ट्र हो। शिक्षा के मद में इन राज्यों में व्यापक अंतर है, कुछ राज्य शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है, कुछ राज्य बहुत पीछे हैं, और आप ऐसे केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम को अगर पूरे देश पर इंप्लीमेंट करोगे, इसको कहते हैं हम लोग वन साइज फिट फॉर ऑल, कि आपने एक साइज का शर्ट बना दिया और वो साइज सभी को, उस समान लोग संरचना वाले लोगों को फिट बैठेगा, इसके कारण समस्या है। तो दूसरी समस्या आपने समझा। तीसरा, समाज के स्तर पर लोगों की सांस्कृतिक विविधताओं, लोगों की धार्मिक विविधताओं आदि का ध्यान न रखा जाना। समीक्षा करते वक्त किया, परंतु फाइनल डिजाइन बनाते वक्त हम क्या करते हैं कि एक कार्यक्रम को बनाते वक्त हम इस चीज की अनदेखी करते हैं। विभिन्न साझेदारों के मध्य जो संतुलन रहेगा, समन्वय रहेगा, इसकी स्पष्ट रूपरेखा हम उसमें नहीं डाल पाते हैं, और यही कारण है कार्यक्रम जो है वह सफल नहीं हो पाता। तो डिजाइन की खामियां क्या है, कुछ नोट करते हैं, लिखिए कि भारत में कई कार्यक्रम अपने डिजाइन के स्तर पर व्याप्त कमियों के कारण, भारत में कई कार्यक्रम अपने डिजाइन के स्तर पर व्याप्त कमियों के कारण
या तो असफल रहे हैं या आंशिक सफल हुए हैं, या तो असफल रहे हैं या आंशिक सफल रहे हैं। डिजाइन के स्तर पर निम्न कमियां देखी गई हैं। डिजाइन के स्तर पर निम्न कमियां देखी गई हैं। पहला देखिए, कार्यक्रम संबंधित सैद्धांतिक एवं अकादमिक परिप्रेक्ष्य। कार्यक्रम संबंधित सैद्धांतिक एवं अकादमिक परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव का विशेष ध्यान रखा जाना और जमीनी स्तर की व्यावहारिक समस्याओं की अनदेखी और जमीनी स्तर की व्यावहारिक समस्याओं की अनदेखी। जमीनी स्तर पर जो भी व्यावहारिक समस्याएं हैं उसकी अनदेखी, उसके बारे में पता ही नहीं। दूसरा, समग्र राष्ट्र के स्तर पर, समग्र मतलब संपूर्ण राष्ट्र के स्तर पर, संपूर्ण राष्ट्र के स्तर पर कार्यक्रम का एक ही स्वरूप या डिजाइन, एक ही स्वरूप या डिजाइन प्रभावी, ब्रैकेट में लिख लो, वन साइज फिट फॉर ऑल, भैया मेरे अब मेरे से नहीं हो पाएगा, लगता है लिखवाना छोड़ दूंगा मैं, है ना। जहां थोड़ा स्पीड करो, कम करो तो किसी का मैसेज आता है सर फास्ट, जहां इतने आराम से लिखाओ फिर स्लो, है ना। छोड़ दूंगा लिखवाना, मैं अब क्या करूंगा, जो है ना प्रिंटेड आपको और आराम तलबी बना दूंगा, वो जो है लिखवा के टाइप करके आपको दे दूंगा, है ना। इतना स्लो, सबसे स्लो यही क्लास चल रही है। उसमें भी कुछ लोगों को स्लो से आपत्ति है, लगातार मैसेज करना फास्ट फास्ट फास्ट, है ना। साथ लिखो तो दिक्कत, न लिखो तो दिक्कत, है ना। आप रंजन सबसे ज्यादा बोलते हो बोर्ड पर और 50 लोग बोलते हैं न लिखने, है ना। ये इस कार्य क्लास की मजा ही खत्म हो जाता है। पढ़ाने का जो रिदम मोमेंटम बनता है ना, वो आपके कमेंट और आपके ये जो है आपकी प्रॉब्लम है। सोसाइटी की क्लास में भी ये थी और यहां तो ज्यादा ही है। अब अगर आप 1 मिनट में 20 से 25 शब्द नहीं लिखते हो तो बेकार है ना। 1 मिनट में अगर 20 से 25 शब्द नहीं लिखते हो तो यूपीएससी में आप नहीं लिख पाओगे, जीएस में आधा भी आप नहीं लिख पाओगे। लिख के चलो, आपको पता है ना कितने शब्द लिखना है, कितने शब्द आपको लिखना। 10 प्रश्न आपको लिखने हैं 150 शब्द के, यानी 1500, और 10 प्रश्न लिखने हैं आपको 250 शब्द के। ये स्टैंडर्ड है और इससे कम कोई जनरली नहीं लिखता। 150 के बदले में लोग 180 लिखते हैं या 140 से 180 का रेंज जाता है। और इंग्लिश और जो लॉन्ग प्रश्न है 250 की जगह लोग 280 300 तक लिख पाते हैं। यानी 1500 प्लस 2500, अगर 4000 शब्द डिवाइड बाय 170 मिनट कर लो। 1 मिनट में अगर आप 20 शब्द नहीं लिख पाते हो तो फिर तो बहुत बड़ी समस्या है ना। और जो हमारा आज पहली बार तो जीवन में सौभाग्य नहीं मिला है क्लास लेने का, पिछले 12-13 सालों से जीवन में कुछ नहीं किया है और ऑफलाइन में ही अधिकतर क्लास लिया, जहां बोल के ही लिखवाते हैं। कभी क्लास के पार्ट पे दिक्कत, हम लोग एवरेज स्पीड से बोलते हैं, ना ज्यादा ना कम। उसमें भी कुछ लोग लिख लेंगे सर फास्ट फास्ट फास्ट, है ना। मजा ही खराब हो जाता है पढ़ाने का। वो कमेंट जो है ना,
या तो मैं लिखूं, लिखने से सारे लोग लिखने लगते हो, सर आप बोल के लिखवाओ, है ना। जब आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है या नहीं मिलती है, तो अगर एक दो लाइन छूट जाता है तो उसको आप अपने हिसाब से करें, है ना। सोच लो 40 शब्द तो बहुत कठिन है रोशन, यहां 20 शब्द नहीं लिख पा रहे हैं, वही है ना, मोमेंटम ही खत्म हो जाता है समझाने का। सोचता हूं कुछ और आपको अच्छा दे दूं, लेकिन फिर स्लो, तेज, ये वैसा, है ना। कुछ लोग लगातार एक ही मैसेज लिखते हैं, इरिटेट कर देते हैं। चलते हैं, संपूर्ण राष्ट्र के स्तर पर कार्यक्रम का एक ही स्वरूप या डिजाइन प्रभावी, वन साइज फिट फॉर ऑल, है ना। इसमें एक दो लाइन लिखिए। देखिए, भारत में प्रवर्तित कई कार्यक्रम, भारत में प्रवर्तित मतलब लागू हुए कई कार्यक्रम समान रूप में सभी राज्यों पर, समान रूप में सभी राज्यों पर क्रियान्वित किए गए हैं, जबकि भारत में राज्यों के मध्य, जबकि भारत में राज्यों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर पर, जबकि भारत में राज्यों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर पर व्यापक अंतर रहा है, व्यापक अंतर रहा है। अर्थात कोई भी कार्यक्रम केरल और बिहार में अपेक्षाकृत समान रूप में, कोई कार्यक्रम केरल एवं बिहार में अपेक्षाकृत समान रूप में सफल नहीं हो सकता, अपेक्षाकृत समान रूप में सफल नहीं हो सकता। अतः समान रूप में सफल नहीं हो सकता, अतः कार्यक्रम के डिजाइन बनाते वक्त इस बात का, अतः कार्यक्रम के डिजाइन बनाते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, अतः कार्यक्रमों का डिजाइन बनाते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट, भारत की विविधता मूलक सामाजिक, सांस्कृतिक, लिखो इसको भी समझाता हूं, भारत की विविधता मूलक सामाजिक सांस्कृतिक संरचना का भी विशेष ध्यान, भारत की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना का भी विशेष ध्यान सक्रिय भागीदारी के स्तर को बढ़ाने के प्रयास का अभाव, को बढ़ाने के प्रयास का अभाव, सक्रिय भागीदारी के स्तर को बढ़ाने के प्रयास का अभाव, ठीक है।
अब एक एक करके समझते हैं। संपूर्ण राष्ट्र वन साइज फिट फॉर ऑल, समझ गए? जैसे देखते होंगे, व्यवहारिक एग्जाम्पल से समझो। मान लो आप शर्ट पहनते हैं एम साइज, एल साइज, एक्सएल, डबल एक्सएल। कई बार एक्सएल साइज के जितने भी लोग हैं सबको एक ही एक्सएल साइज जो है वो फिट नहीं भी बैठता है कई बार, है ना। तो एक साइज बना लो, उसी के अकॉर्डिंग हर राज्य पर एक डिजाइन बना लो, उसको हर राज्य पर इंप्लीमेंट कर दें, यह सही नहीं है। दूसरा, भारत की विविधता मूलक सामाजिक सांस्कृतिक संरचना का भी ध्यान। कुछ लोग धर्म के दृष्टिकोण से संवेदनशील हैं, कुछ लोग धार्मिक दृष्टिकोण से रूढ़िवादी हैं, कुछ लोग सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अधिक संवेदनशील हैं। तो कार्यक्रम संबंधित इन सब बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोगों की सामाजिक सांस्कृतिक उनकी स्थिति क्या है। सक्रिय भागीदारी, एक होता है कार्यक्रम में लोग भागीदारी दिखा तो रहे हैं परंतु वह भागीदारी सिर्फ कहने को है। एक है एक्टिव पार्टिसिपेशन। जब तक सक्रिय भागीदारी नहीं होगी, कार्यक्रम से लाभान्वित लोग कम होंगे, उसका लाभ वास्तविक लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाएगा। यह सब समस्या है डिजाइन के पार्ट पर। अब चलते हैं एग्जीक्यूशन को समझते हैं, और एग्जीक्यूशन में भी कुछ समस्याएं दिखेंगी आपको। तो डिजाइन के स्तर पर यह सब कमियां हैं। एक और लिख लो इसमें, लिखिए विभिन्न साझेदारों, एक और लिख लो लास्ट, विभिन्न साझेदारों के मध्य सहयोग एवं समन्वय का अभाव, कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। विभिन्न साझेदारों के मध्य सहयोग एवं समन्वय का अभाव क्या है? जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल से आप समझिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुना है कार्यक्रम? यह केंद्र प्रवर्तित है या केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम में। अब देखो, इसमें 3 जो है वह मंत्रालयों की यह संयुक्त परियोजना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तीनों मंत्रालय का यह ज्वाइंट जो है प्रोजेक्ट है, कार्यक्रम है, जिसकी नोडल एजेंसी कौन है? मतलब एक होता है कार्यक्रम को संचालित रखने की जिम्मेदारी किसकी है? एग्जाम्पल से समझें। मान लो बीबीबीपी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह कार्यक्रम है। यह 3 मंत्रालयों की संयुक्त परियोजना है, कार्यक्रम है। पहला कौन सा है? महिला और बाल विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। दूसरा है पहले मानव संसाधन, जिसका नाम शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। और तीसरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अब देखिए, इसके लिए नोडल एजेंसी का मतलब कार्यक्रम भले तीनों की ज्वाइंट एफर्ट से यह संचालित होगा, लेकिन इसकी निगरानी का जिम्मा, कार्यक्रम के प्रवर्तन की जिम्मेदारी चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसकी है। और यानी यह जो है इसकी नोडल एजेंसी है, यानी कार्यक्रम को प्रवर्तित करने में अधिक जिम्मेदारी किसकी है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। तीनों की संयुक्त परियोजना है तो तीनों की भागीदारी है। अगर तीनों के सहयोगी जो भी मध्यस्थ एजेंसीज हैं, अभिकरण है, उनमें अगर एक सहयोग और समन्वय की भावना नहीं होगी तो यह कार्यक्रम वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएगा क्या? जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या एम है? पहला, एक तरह से फीमेल फिटिसाइड या कन्या जो भ्रूण हत्या है, या महिलाओं की जो लिंगानुपात असंतुलित है उसको दूर करना, महिलाओं की शिक्षा को बेहतर करना और महिलाओं का सशक्तिकरण। तो यह विभिन्न साझेदार जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इनके मध्य अगर सहयोग और समन्वय नहीं होगा तो कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा। डिजाइन के पार्ट पर भी यह प्रॉब्लम आ जाती है। अब लास्ट एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, अंतिम, उसके बाद रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगला लिखो एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन। एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन कह लें चाहे कार्यान्वयन कह लें, बात बराबर है। कार्यान्वयन ये कार्यक्रम का ऐसा चरण है जिसको हम कहते हैं लिटमस टेस्ट है।
अब तक जितने भी कार्यक्रम बनाए गए डिजाइन तक, यह सभी कितना इफेक्टिव है, कितना सफल होगा, यह सब किस पर डिपेंड करेगा? क्रियान्वयन के स्तर पर। यानी कार्यक्रम की रूपरेखा फाइनली तैयार कर ली गई है। अब कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर संचालित किया जाएगा। यानी कार्यक्रम व्यवहारिक संदर्भ में कितना सफल असफल है, इस बात का मूल्यांकन कहां होगा? जमीनी स्तर पर। यानी एग्जीक्यूशन कार्यक्रम का अगला चरण है, जहां पर कार्यक्रम को जिस मद में, जिस क्षेत्र के विकास हेतु या जिस क्षेत्र की समस्या के निदान हेतु लाया गया है, उसके समाधान हेतु यह इंप्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा, प्रवर्तित हो जाएगा। अब इस स्तर पर क्या ध्यान रखा जाना चाहिए कि भागीदारी लोगों की कैसे बढ़ेगी, कार्यक्रम के प्रचार प्रसार का तंत्र कितना मजबूत हो, कार्यक्रम के वास्तविक लाभार्थी तक इससे संबंधित सूचना कैसे संप्रेषित होगी, कार्यक्रम में पारदर्शिता, जवाबदेहिता कैसे सुनिश्चित की जाएगी, कार्यक्रम के स्तर पर कोई भ्रष्टाचार न होने पाए, इसको कैसे रोका जाए। यानी यह जो क्रियान्वयन है, यह बहुत महत्वपूर्ण चरण है। कई बार यह भी देखा गया कि डिजाइन के पार्ट पर कार्यक्रम स्ट्रांग है, परंतु कार्यक्रम इंप्लीमेंटेशन के पार्ट पर कमजोर हो जाता है। जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली या गरीबी निवारण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम, ऐसा नहीं था कि उसके डिजाइन के पार्ट पर बहुत बड़ी कमी रही, परंतु वह इंप्लीमेंटेशन के पार्ट पर, कई बार इंप्लीमेंटेशन के पार्ट पर बहुत सारी अन्य समस्या आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल से समझना, जैसे मान लीजिए कोई मनमोहन सिंह सरकार का कार्यक्रम था और जैसे ही सत्ता परिवर्तित हुई, नई पार्टी आई, वैसी स्थिति में उस कार्यक्रम जो कि एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य के लिए संचालित था, उस कार्यक्रम के लिए जितनी राशि आवंटित करनी चाहिए थी, वो राशि वर्तमान सरकार ने क्या कर दिया? कम कर दिया। कई बार किसी लोक लुभावन कार्यक्रम जिसकी लोकप्रियता, मान लीजिए कांग्रेस सरकार की कोई कार्यक्रम थी जो बहुत पॉपुलर हुई, तो उस कार्यक्रम का या तो वित्तीय आवंटन कम कर दिया गया या कार्यक्रम को किसी अन्य कार्यक्रम में क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया। यह भी कार्यक्रम की समस्या है। कई बार कार्यक्रम का मंत्रालय नाम परिवर्तित कर दिया गया, कई बार कोई नया कार्यक्रम नहीं है, उसी कार्यक्रम को एक नए कलेवर के साथ प्रस्तुत कर दिया गया। क्रियान्वयन सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जहां पारदर्शिता चाहिए, जहां जवाबदेहिता चाहिए, जहां शासन के स्तर पर विभिन्न स्तरों का एक सक्रिय सहयोग चाहिए, जहां पर भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं, अदरवाइज कार्यक्रम कभी भी सफलीभूत नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझे, बहुत सारे कार्यक्रम जो पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या अन्य गांधी परिवार के नाम थे, नई सरकार के बाद उसमें से बहुत सारे कार्यक्रम दीनदयाल, अटल बिहारी, इनके नाम पर आ गए। कार्यक्रम के मद में जितनी राशि आवंटित थी उसको कम कर दिया गया। या मान लीजिए वर्तमान बीजेपी सरकार का कोई कार्यक्रम है जो बहुत लोकप्रिय है, हो सकता है कि अगले चुनाव में किसी अन्य दल या विचारधारा की पार्टी बने और वह इस कार्यक्रम को, हो सकता है कि यह कार्यक्रम सफल हो, कहीं ना कहीं उसका वित्तीय आवंटन कम कर दे। यानी क्रियान्वयन के स्तर पर भी बहुत सारी कमियों के कारण कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। एक जो भारतीय संघवाद की प्रवृत्ति है, जिसकी चर्चा हमने आपको की कि राज्य और केंद्र दोनों की भागीदारी से कार्यक्रम को एग्जीक्यूट किया जाना है, परंतु कई बार राज्य अपने वित्तीय स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कार्यक्रम में भागीदारी, वित्तीय भागीदारी को ही नहीं दिखा पाते। अभी जस्ट आपको समझा रहा था आयुष्मान भारत कार्यक्रम में। यानी एग्जीक्यूशन एक ऐसा महत्वपूर्ण चरण है जहां पर कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर हमें सफल बनाने की प्रयास किए जाने चाहिए। अगर क्रियान्वयन के स्तर पर कोई भी खामी रह जाएगी तो कार्यक्रम और सफल नहीं हो पाएगा। ये जो डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चरण है, एग्जीक्यूशन। अगर यहां पर कोई भी कमी रही तो कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा बच्चों। तो क्रियान्वयन आज बस समझ लो, लिखवा कल दूंगा कि यह है क्या, कि कार्यक्रम को अब मूर्त स्वरूप में जमीनी स्तर पर उतारा गया। अगर जमीनी स्तर पर उतारा गया तो उस कार्यक्रम का उचित निगरानी होना चाहिए, उचित प्रबंधन होना चाहिए, उचित प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोगों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, विभिन्न साझेदारों के द्वारा उसको ग्रास रूट पर डिलीवर करना चाहिए। जैसे जो हमारा सेवा आपूर्ति तंत्र है उसको मजबूत किया जाना चाहिए।
पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए, किसी भी स्तर पर कोई भ्रष्टाचार की संभावना ना होनी चाहिए, तभी तो वो कार्यक्रम अपने वांछित या अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। लेकिन व्यवहार में यह देखा गया कि बहुत सारे कार्यक्रम जो है वह क्रियान्वयन के स्तर पर कमी के कारण सफल नहीं हो पाए, है ना। इसके बारे में कल की क्लास में हम लोग लिखेंगे। अंतिम 5 मिनट, आपसे कोई भी प्रश्न डाउट है तो आपके पास 2-4 मिनट है, आप पूछ लें। इसको लिखवा दूंगा कल, है ना, कि क्रियान्वयन के स्तर पर। फिर हम लोग कल हम लोग नए चैप्टर में आ जाएंगे, विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग। फिर दोनों को पढ़कर एक साथ इनके संभावित प्रश्न और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज क्लास? अगर आज की क्लास से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, दुविधा हो तो पूछ सकते हैं। कोई दुविधा? चलिए ठीक है, सारे बच्चे हमारे समझदार हैं। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में हम लोग प्रवर्तित मतलब लागू होना, प्रभावी होना। नोडल एजेंसी का मतलब वह एजेंसी जो उसकी संपूर्ण कार्यक्रम के प्रवर्तन की जिम्मेदारी रखता है, उसको इंप्लीमेंट करने की, जिसकी फाइनल अथॉरिटी जो है उसके पास होती है। कल तो क्लास संडे है, भाषा पर धीरे धीरे अखबार पढ़ो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें भाषा पे। कल तो हाँ संडे है, कल तो नहीं होगी। हाँ ठीक है, चलिए अगली क्लास में हम लोग इसके और विकास प्रक्रिया और विकास। आपसे एक निवेदन है कि थोड़ा सा पंचवर्षीय योजना वाला जो इकोनॉमिक्स में चैप्टर आपने पढ़ा है ना, प्रथम से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में एक कक्ष समझकर एक बार पढ़ लेना, क्योंकि उसका हमें कई जगह अगली क्लास में हवाला देना होगा कि प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ में क्या रहा, है ना। हाँ ठीक है, अपने हिसाब से ही रखेंगे। ठीक है बाबू, चलो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली कक्षा में, है ना। बताएंगे टिप्स वगैरह। क्वेश्चन आएगा समझ में दीपिका, क्वेश्चन को तो अच्छे से समझा देना है, कुछ नहीं है। चलिए अपना ख्याल रखिए, शुभ संध्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।